नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज गजा जंग के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश शुरू कर दी है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान गजा में हुए सीजफायर से लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी बातचीत हुई। ट्रंप ने पुतिन से यहां तक कह दिया कि जंग रोको, हम व्यापार बढ़ाएंगे। और वहीं पुतिन ने रूस की सुरक्षा चिंताओं की बात कही है। इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन जंग रुकने की एक उम्मीद जरूर बनती दिख रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात तय हो गई है, तो हंगरी में ट्रंप और पुतिन मिलेंगे और इस दौरान यूक्रेन और रूस के बीच जंग रोकने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। पुतिन से फोन पर हुई ट्रंप की बातचीत को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने टेके घुटने। पीएम शहबाज शरीफ बोले, सीज फायर पर तालिबान को करना है फैसला, हम इसके लिए तैयार। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप से लगाई गुहार। हमास की मजबूती से घबराया अमेरिका और इजराइल। ट्रंप ने दी धमकी, हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो हम फिर करेंगे हमला। ईरान ने ट्रंप के दावों को बताया झूठ, कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गलत बयान दे रहे हैं ट्रंप। और चलते चलते में देखेंगे समुद्र के अंदर मिले एक शहर को, जिसके बारे में किए जा रहे हैं चौंकाने वाले दावे। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस की तरह वॉशिंगटन में विशाल दरवाजा बनवाना चाहते हैं ट्रंप। आर्क डी ट्रंप नाम होगा। अमीर कारोबारियों के डिनर में सामने रखी मंशा। H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का अमेरिका में ही विरोध शुरू। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दायर किया मुकदमा। मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट की यूएन ने की कड़ी निंदा। आज शपथ ग्रहण करेंगे नए राष्ट्रपति कर्नल माइकल। विरोध के चलते राष्ट्रपति राजोएलिना को छोड़ना पड़ा था देश। फिलीपींस में आया भूकंप, 6.1 रही तीव्रता। एक हफ्ते में दूसरी बार लगे भूकंप के झटके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। इस बार भी बातचीत फोन पर हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस वक्त अमेरिका में मौजूद थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमा दिया। दोनों नेताओं के बीच 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत चली। ये बातचीत तब हुई जब जेलेंस्की का ये बयान सामने आया था कि वो अमेरिका से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मांगने आए हैं। लेकिन जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन से बात कर संकेत दे दिया कि जेलेंस्की की मांग शायद मंजूर नहीं होगी। ट्रंप और पुतिन की बातचीत में भी ये मुद्दा उठा, तो पुतिन ने कह दिया कि अमेरिका इस पर सोच समझकर फैसला ले। बातचीत को लेकर क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन से कहा कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देगा। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा जवाब दिया और कहा कि ये फैसला अमेरिका को करना है कि इन मिसाइलों की आपूर्ति यूक्रेन को की जाए या नहीं। वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन इससे युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन रूस अमेरिका संबंधों को जरूर गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। रूस ने भी साफ कर दिया है कि वो बातचीत को तैयार है, जंग खत्म करने को भी तैयार है, लेकिन रूस की चिंताओं का ख्याल रखा जाना जरूरी है। रूसी सेना पूरे मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है, जबकि कीव सरकार नागरिक ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर हमले कर रही है। उशाकोव के बयान के बाद ट्रंप का रुख भी बदला बदला दिखाई दे रहा है। उन्होंने जेलेंस्की को क्रूज मिसाइल देने के फैसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है और अब ट्रंप शांति की बात करने लगे हैं। एक बार फिर वो पुतिन के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत को तैयार हैं। पुतिन के साथ फोन पर हुई बात में इस पर सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने इसे लेकर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि हमने यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी काफी समय बिताया। बातचीत के अंत में हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले सप्ताह हमारे उच्च स्तरीय सलाहकारों की एक बैठक होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रारंभिक बैठकों का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। साथ ही कई अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें नामित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे, ये देखने के लिए कि क्या हम रूस और यूक्रेन के बीच इस अपमानजनक युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आज की टेलीफोन बातचीत में काफी प्रगति हुई है। ट्रंप का दावा है कि हंगरी में 3 साल से चल रही इस जंग का समाधान हो सकता है। ट्रंप की तरफ से ये कोशिश भी हो रही है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत कराई जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने बताया कि जेलेंस्की और पुतिन को ट्रंप एक ही मंच पर लाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं और वो इसे संभव बनाने के लिए उत्सुक भी हैं, पर यह आसान नहीं है। दरअसल इस जंग की शुरुआत यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिश के चलते हुई थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, जबकि यूक्रेन इसे अपने संप्रभुता पर हमला मानता है। इस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ली, लाखों को विस्थापित किया और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, खासकर ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति को।
अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी, जबकि रूस ने इस समर्थन की आलोचना की। युद्ध के कारण दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ है। शांति के लिए कई बार बातचीत हुई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अब देखना है कि गजा में शांति लाने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप क्या यूक्रेन और रूस के बीच भी सीजफायर करा पाएंगे। अब बात पाकिस्तान और तालिबान जंग की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो 48 घंटे का सीजफायर हुआ है, वो खत्म होने वाला है। तालिबान के आक्रामक रुख के कारण पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस जंग को किसी भी हालत में रोकना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा चुके हैं कि वो ये जंग भी रुकवाएं। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि गेंद पूरी तरह से तालिबान के पाले में है, हम जंग नहीं चाहते। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सैन्य झड़प हुई है, उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सबने देखा कि तालिबान लड़ाकों और अफगानी सेना ने किस तरह पाकिस्तान के सैनिकों को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान के टैंक हथियारों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े तक उतरवा लिए थे। बुरी तरह से पिटी पाकिस्तानी सेना ने पहले तो अफगानिस्तान की नागरिक आबादी पर बम गिराए और फिर इस पूरी जंग के लिए भारत को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के अधिकारियों ने बीते महीनों में कई बार काबुल का दौरा किया। हर बार पाकिस्तान की तरफ से आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत पर जोर दिया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें शांति की तरफ नहीं जा सकी। भारत के उकसावे पर तालिबान बलों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यह हमला जब हो रहा था तब अफगान विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी नई दिल्ली में थे। इससे पता चला है कि ये कहां से हो रहा था। वैसे शहबाज ने ये नहीं बताया कि इस जंग की शुरुआत तब हुई जब पहले पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के नेता नूर वली महसूद को मार गिराया है। टीटीपी को पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन अब महसूद ने खुद एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि मैं इस समय पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद हूँ और जिंदा हूँ। पाकिस्तान उनके बारे में झूठी सूचनाएं फैला रहा है। इस इलाके पर टीटीपी का नियंत्रण है। उसने अपने वीडियो संदेश में साफ किया है कि टीटीपी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सक्रिय है और उसने पाकिस्तानी सेना पर हमले के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं किया है। पाकिस्तानी सरकार की आदत है, जब वो हारते हैं तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि भारत ने किया है, तो कभी अफगानिस्तान पर आरोप लगा देते हैं। टीटीपी चीफ ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, लेकिन पाकिस्तान के काबुल पर हमले के बाद तालिबान की मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान को जवाब दे, जो उसने दिया था, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब बात गजा पर आने वाले संकट की। गजा में सीजफायर को अभी एक सप्ताह ही हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों का दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, क्योंकि गजा पर एक बार फिर से हमास ने नियंत्रण बना लिया है। इजराइल के मददगारों को सजा दी जा रही है। हमास पहले ही साफ कर चुका था कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा और न ही गजा छोड़ेगा। इसके अलावा समझौते की हर शर्त को पूरा किया जाएगा। 2 साल की जंग के बाद भी हमास मजबूत बना हुआ है। उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही चिंता में डाल दिया है। ऐसे में अब ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि उसने हथियार नहीं छोड़े तो गजा पर फिर हमला किया जाएगा। इजराइल को वो हमले की हरी झंडी दे सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर हमास गजा में लोगों की जान लेना जारी रखता है, जो समझौता का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर हमास हथियार नहीं डालता है और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है, तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने हमास से सीधी बात की और पूछा कि क्या वो हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वो हथियार छोड़े, नहीं तो हम उनसे ये छीन लेंगे। ट्रंप से मिले संकेतों के बाद अब इजराइल की तरफ से भी गजा पर फिर से हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने सेना को फिर से हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है, तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा। इस बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के रास्ते में भी इजराइल रुकावट डाल रहा है। हर दिन 600 ट्रक राहत सामग्री गजा पहुंचनी थी। वैसे ये भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इजराइल 300 ट्रक भी नहीं जाने दे रहा है। अब बात ईरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों मिस्र में बयान दिया था कि ईरान के साथ वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ईरान को कुछ शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो अब तक ईरान परमाणु बम बना लेता। इस पर अब ईरान का जवाब आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा
कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया था। पूरी तरह से झूठ है। ट्रंप अपने बयान के समर्थन में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। यहां तक कि अमेरिकी खुफिया संस्थानों ने भी ट्रंप के दावे को गलत करार दिया है। आरागची ने कहा कि ट्रंप ने चुनाव में जंग रोकने के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन अब वो युद्ध अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दे रही हैं। ईरान पर बमबारी की, जिसमें कई बेकसूरों की जान चली गई। आरागची ने कहा कि ईरान बातचीत को तैयार है, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेगा। तो वहीं ईरान के विदेश संबंधों की रणनीतिक परिषद के अध्यक्ष कमाल खर्राजी ने भी बातचीत पर अपना रुख साफ किया है। खर्राजी ने कहा कि अगर बातचीत बराबरी के स्तर पर हो, ईरानी आवाम की इज्जत का ख्याल रखा जाए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि बातचीत के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम पर कुछ थोपा ना जाए, और अगर थोपने की कोशिश की गई तो हम उसका विरोध करें। खर्राजी ने कहा कि हमने हमेशा ईरान की इज्जत को ध्यान में रखा। हमने कोई ऐसा समझौता नहीं किया जो ईरान की इज्जत के खिलाफ हो, और हमने हमेशा ईरान के समृद्धिकरण के अधिकार पर जोर दिया। हमने बातचीत में लचीलापन भी दिखाया ताकि कोई नतीजा निकल सके। खर्राजी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के दौरान सैन्य हमला किया, जो बातचीत के सिद्धांतों के खिलाफ है। यूरोपीय देशों ने भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, बिना किसी सबूत के ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। खर्राजी ने इजराइल के साथ हुई जंग में हुए युद्ध विराम को लेकर कहा कि इजराइल भारी दबाव में था। हमारे मिसाइल हमले रोकने में इजराइल नाकाम रहा। 12 दिन की जंग में इजराइल को $2.4 अरब का सीधा नुकसान हुआ। अमेरिका भी समझ गया था कि ईरान से वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने युद्ध विराम का अनुरोध किया। हमने भी शुरू से कहा था कि अगर वो हमला नहीं करते हैं तो हम भी जारी नहीं रखेंगे, इसलिए हमने भी युद्ध रोक दिया। और अब चलते चलते में बात करेंगे समुद्र की गहराई में मिले एक शहर की। जी हाँ, आपने द्वारका के बारे में तो सुना ही होगा। माना जाता है कि ये शहर आज भी समुद्र के नीचे है। अब ऐसा ही कुछ हमारे देश से बाहर भी मिला है। दरअसल ये बात है सन 2001 की, जब कनाडा की एक रिसर्च टीम क्यूबा के वेस्ट कोस्ट पर पानी के नीचे मैपिंग कर रही थी। कैरिबियन सागर में लगभग 2000 फीट नीचे उनके सोनार डिवाइस ने कुछ ऐसा दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इंजीनियर पॉलिना जेलेट्स्की की टीम को समुद्र के तल पर सिमेट्रिकल पत्थर की एक संरचनाओं की इमेज मिली। ये संरचनाएं सीधी लाइनें, गोल पैटर्न और पिरामिड जैसी थी, जो कई वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। पहली नजर में ये किसी पुराने डूबे हुए शहर का लेआउट लग रहा था। बाद में एक रिमोट से चलने वाले व्हीकल ने भी विशाल पत्थर के टुकड़ों की शुरुआती वीडियो फुटेज भेजी, जिनके किनारे शार्प थे और सतह स्मूथ थी। कुछ तो स्टेप्ड पिरामिड जैसे दिख रहे थे। जेलेट्स्की ने इसे बहुत ही अद्भुत बनावट बताया, जो किसी बड़े अर्बन सेंटर जैसा लगता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्यूबा के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर मैनुअल इटुराल्डे के हिसाब से इतनी गहराई में किसी इंसान की बनाई बस्ती को डूबने के लिए कम से कम 50,000 साल पुराना होना चाहिए। ये बात इसे हमारी ज्ञात किसी भी सभ्यता से हजारों साल ज्यादा पुरानी बना देती है। उनका कहना है कि पिछले 6000 सालों में समुद्र का स्तर इतना नहीं बढ़ा कि कोई चीज 2133 फीट नीचे डूब जाए। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, या फिर ये किसी लुप्त सभ्यता का एक ऐसा चैप्टर है जो इतिहास की किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस जगह पर कोई गंभीर साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। फंडिंग की कमी से दिलचस्पी कम हो गई। लेकिन अब जब पुरानी तस्वीरें और डिजिटल डॉक्यूमेंट्रीज सोशल मीडिया पर वापस आ रही हैं, तो इसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। अब इस रहस्य से पर्दा कब उठता है, ये देखना होगा। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।